उसके बाद आता है मेरा डायरेक्टर्स का टॉपिक। तो हम लोग डायरेक्टर्स के टॉपिक को भी इसी में कवर कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है डायरेक्टर्स का ये इंपॉर्टेंट है कि अभी इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये डायरेक्टर्स है क्या, देखते हैं। सो डायरेक्टर्स, the board of directors are in charge of the management of the company's business. They make the strategic and operational decisions of the company and are responsible for ensuring that the company meets its statutory obligations. तो बेसिकली आपने मैनेजर को देखा होगा किसी भी कंपनी में। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होगा? जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, AI ML या कुछ भी, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है उस प्रोजेक्ट को बेसिकली मैनेज करना। जो भी लोग हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को काम असाइन करना, कैसे कैसे उनको अलॉट करना है काम, इन सब चीजों का जो मैनेजमेंट होता है वो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आता है। सिमिलरली जो मेरे डायरेक्टर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के। कंपनी के अंदर मैनेजर का काम अलग है। कंपनी के जो बिजनेस चल रहा है, जो भी कंपनी है वो जिस भी चीज का बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट किसके अंदर आता है? उस पूरी सिस्टम का, पूरी कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आता है। ठीक है, उसके बाद है अ कंपनी एक्ट थ्रू टू बॉडीज ऑफ पीपल, इट्स शेयर होल्डर्स एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेसिकली जो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंपनी होती है वो किस हिसाब से काम करती है, वो दो लोगों के हिसाब से काम करती है। लोग नहीं बोल सकती मैं, बेसिकली दो एस्पेक्ट में काम करती है। एक मेरे होते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में कुछ शेयर्स को बेसिकली बाय करते हैं, उनके पास कुछ इक्विटी होती है, और मेरे दूसरे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद है द डायरेक्टर्स आर effectively the agents of the company appointed by the shareholders to manage its day-to-day affairs। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ऐसा एग्जाम्पल हो कि आपने कंपनी खोली, ठीक है, वहां पर आपने क्या किया, आपने शेयर होल्डर्स को बेसिकली, वहां पर आप गए, आपने शेयर होल्डर्स को अपनी इक्विटी थी वो सब देकर आपने कुछ उनसे कैपिटल अमाउंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक बार शेयर होल्डर्स जब अपॉइंट हो जाते हैं तो वो अपॉइंट करते हैं बेसिकली किसको, वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं मेरे डायरेक्टर्स को, ताकि जो हर रोज का काम है, जो डेली बेसिस का काम है, वो ये डायरेक्टर्स देख सकें, वो अपनी कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर सकें। ठीक है, the basic rule is that the directors should act together as a board, but typically the board may also delegate certain powers to individual directors or to a committee of members। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, और ये जो डायरेक्टर्स हैं इनको इंडिविजुअली काम नहीं करना है, इनको एज अ ग्रुप, या फिर अगर मैं और प्रिसाइज वर्ड में बोलूँ, इनको एज अ बोर्ड की तरह काम करना है, कलेक्टिव टर्म में अपना काम करना है, कंपनी के बिजनेस को मैनेज करना है। ठीक है, अब इनकी कुछ जनरल ड्यूटीज आती हैं कि अगर आप एक डायरेक्टर हो तो आपको क्या क्या ड्यूटीज या क्या क्या पावर्स आपको मिलेंगी, वो चीजें यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले एक्ट विद इन द पावर, मतलब यू मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली एक्सरसाइज योर पावर फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे वर गिवन। The company's constitution includes its article of association and resolution and agreements of a constitutional nature, that is example shareholder और joint venture agreement। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक्ट विद इन पावर्स का क्या मतलब है कि आप उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से एक्शन लो जो कंपनी के अकॉर्डिंग है। मतलब कंपनी ने आपको जो भी पावर दी है, जो भी बेसिकली राइट्स दिए हैं, आप उसी के हिसाब से काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो पावर आपको कंपनी में नहीं दी गई है आप वो पावर परफॉर्म कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो एज अ डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो भी एक्शंस हैं वो इसी पावर के अंदर करो जो कि आपको कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं। कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो भी डायरेक्टर्स की पावर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं कंपनी के अंदर मेंशन, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी के बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर। तो कंपनी को प्रमोट करने का काम किसका हो गया, मेरी कंपनी का, बेसिकली डायरेक्टर का। प्रमोट करने का काम नहीं, कंपनी जो भी सक्सेस कर रही है, जो भी वो बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड में जो भी ग्रोथ कर रही है, उसको बेसिकली प्रमोट करने का काम मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। सो यू मस्ट एक्ट इन द वे यू कंसिडर इन गुड फेथ would be the most likely to promote the success of the company for the benefit of its member as a whole. Success will generally mean a long-term increase in value, but fundamentally it is up to each director to decide
इन गुड फेथ वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तो जैसे मैंने बताया भी कि ये जो आपकी सक्सेस है इसका क्या हो सकता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो बढ़ गई है। जैसे मैंने बताया भी था कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी शेयर कैपिटल होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इस सक्सेस को ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की वो चीजें आप प्रमोट कर सकते हो। सो व्हेन कंसिडरिंग व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी, द लेजिस्लेशन स्टेट्स द डायरेक्टर मस्ट हैव रिगार्ड टू। अब डायरेक्टर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन इन लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है, अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो तो उसका लॉन्ग रन में आपको क्या कॉन्सिक्वेंस या फिर क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या वहां से आउटपुट आएगा, उसको आप एक बार देख लो। फिर उसके बाद है कि द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज एम्प्लॉयज, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट क्या है वो चीज आप वहां पर चेक कर लो। उसके बाद है द नीड टू फॉस्टर द कंपनी बिजनेस रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, तो जो भी आपके बेसिकली आपको क्या करना है कि कंपनी का जो भी रिलेशनशिप है दूसरे सप्लायर्स के साथ, दूसरी बेसिकली इंडस्ट्री के साथ आपको उसको ग्रो करवाना है, वहां पर आपको फॉस्टर करना है उस चीज को, आपको बेसिकली फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद है द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशन ऑन कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी ऑपरेशन, किसी भी डिसीजन को करने से पहले आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना है, साथ ही साथ आपको बेसिकली उस ऑपरेशन को करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस कम्युनिटी में, जिस भी कम्युनिटी को आपकी कंपनी बिलोंग कर रही है, या फिर उस इन्वायरमेंट में आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज आप एक बार देख लो। द डिजायरेबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंटेनिंग अ रेपुटेशन फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट, the need to act fairly as between members of the company। ठीक है, तो आपको एक फेयर बेसिकली का जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको एक फेयर बेसिकली एटीट्यूड रखना है जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के अंदर। और ये जो लिस्ट है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से भी इंक्लूड कर सकते हो, वो चीजें आप यहाँ पर भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो इंडिपेंडेंट जजमेंट का क्या मतलब है कि जो भी आप जजमेंट दे रहे हो, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने जजमेंट के लिए, अपने डिसीजन के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर आपका जो जजमेंट है वो किसी और चीज से इफेक्ट हो जाए, किसी और के ओपिनियन से इफेक्ट हो जाए। जैसे कि मैंने बताया भी था जब मैं जुडिशरी पढ़ा रही थी कि जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया के अंदर उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली उनको अलग अलग जुडिक्शन में रखा गया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो आप चाहो तो हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन है तो हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसी तरह से जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट जजमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होता है, उनको ये पावर मिली हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यू मस्ट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड मेक योर ओन डिसीजंस। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आप खुद से लो, आप किसी और के दबाव में आके या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस होके मत वो डिसीजन लो। This does not prevent you from acting in accordance with company constitution or an agreement which the company has entered into। तो इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप खुद से डिसीजन लोगे तो ये प्रिवेंट कर देगा जो कंपनी के हिसाब से चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये होगा कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो आप फ्री माइंड से डिसीजन लोगे और ये जो डिसीजन है ये कंपनी को बेनिफिट ही करेगा। क्योंकि अगर आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हो तो उस केस में आपका डिसीजन हो सकता है बाइस हो सकता है। तो अपने डिसीजन को लो, अपना दिमाग यूज करो, जो भी डिसीजन आपको देना है वहां से लो, और ये जो चीजें होंगी ये कंपनी के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ये कंपनी से अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक्सरसाइज रीजनेबल केयर स्किल एंड डिलीजेंस। So the general knowledge, skill and expertise that may reasonably be expected of a person carrying out the same function as you in relation to the company, the general knowledge, skill and experience that you actually possess। तो बेसिकली अब क्योंकि ये डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो उनके पास बेसिकली क्या है, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो वहां से ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे आप लोग को पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मत रखो कि ये करूं, ये करना मुझे चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन मत रखो अपने अंदर भी। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन मत रखा करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसको फ्री माइंड से सोचो कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है कि ये करूंगी तो ये गलत होगा, वो करूंगी तो वो गलत होगा। तो वही चीज मेरी डायरेक्टर्स में भी बेसिकली अप्लाई होती है कि यू मस्ट अवॉइड अ सिचुएशन इन विच यू हैव
और कुड हैव, जैसे मैंने बताया भी ये करूं कि ये ना करूं, अगर होती तो क्या होता, नहीं होती हुई हूं तो क्या हो रहा है। An interest that conflicts or any may conflict with the interest of the company. This applied in particular to the exploitation of any property, information or opportunity regardless of whether the company could take advantage of it. तो बेसिकली डायरेक्टर्स के बेसिकली एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो भी आप ऐसी चीजें सोचो, बेसिकली जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आप एक कंफ्लिक्टेड सिचुएशन में मत लो। जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी आप कंपनी के बारे में सोच रहे हो, ये मत सोचो कि ये चीज मैं करूंगा तो ये कंपनी को एडवांटेज करेगा या नहीं करेगा, ये चीजें मत सोचो। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है अपना डिसीजन लेना, कंपनी को ग्रो करवाना। अब यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो आपको बेसिकली ड्यूटी मिली है इज नॉट इन्फ्रिंज्ड इफ, ये इन्फ्रिंज नहीं होती है। कब नहीं होती है? The situation you are in cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest. On a proper analysis of circumstances, consider whether there will actually be a conflict or a potential for conflict with the interest of the company. तो आपको ऐसा आप कर सकते हो कि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो कि अगर मैंने ये चीज करी तो क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे और ये जो चीज है ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी कंपनी के हिसाब से कि नहीं। तो आप इसका एक ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये कन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन को अवॉइड ही करो जहां से ज्यादा जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि नॉट एक्सेप्ट बेनिफिट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी की एज अ डायरेक्टर अगर आप कंपनी के साथ ही लॉयल नहीं हो, कंपनी के साथ ही अपनी ड्यूटी नहीं लॉयली निभा रहे हो, तो फिर आप दूसरों के अगर कोई आप कहीं और भी जाते हो तो वहां पर भी लोग यही सोचेंगे कि हाँ इसने थर्ड पार्टी बेनिफिट बेसिकली वहां से लिया है और कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहो जहां पर भी आप काम कर रहे हो। जैसे कि यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट अ बेनिफिट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी गिवन बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर और बिकॉज यू डू एनीथिंग एज अ डायरेक्टर। तो जो भी काम कर रहे हो एज अ डायरेक्टर करो, कोई भी बेनिफिट कोई भी चीज थर्ड पार्टी से लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस ड्यूटी इज नॉट इन्फ्रिंज्ड इफ योर एक्सेप्टेंस कैन नॉट रीजनेबली बी रिगार्डेड एज लाइकली टू गिव राइज टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो ड्यूटी है ये इन्फ्रिंज नहीं होती है अगर जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अलग नहीं है। तो अगर उससे अलाइन है तो वहां पर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर है कि जो भी थर्ड पार्टी बेनिफिट है उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से मेरा पूरा डायरेक्टर का भी टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।